गड़बड़ाया हुआ है। हाल के दिनों में रिजर्व बैंक का रेपो रेट को 2 बार बढ़ाकर 4.90% पर पहुंचाना और महंगाई की चिंता, इन सब ने कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया है। और अब ऐसा भी लग रहा है कि रेपो रेट केवल 4.90 पर नहीं टिकने वाली है, इससे आगे भी बढ़ सकती है। तो अब हर कर्ज महंगा हो रहा है। ऐसे में हाउसिंग लोन की हम बात करें, जो एक सिक्योर लोन है, या फिर एजुकेशन लोन की जो एक अनसिक्योर लोन है, इन दोनों के बीच का अंतर यह है कि सिक्योर लोन में आप एक ठोस संपत्ति को गिरवी रखते हैं और अनसिक्योर लोन में आप बिना किसी एसेट के उस लोन को लेते हैं। तो जो भी लोन हो, सिक्योर हो अनसिक्योर हो, इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? रेपो रेट के बढ़त का असर हम किस तरह से देखेंगे? लोन को लेकर आपकी टेंशन कैसे कम की जाए? सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेणु महेश्वरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रेणु जी, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो रेणु जी, रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की हम बढ़ोतरी 2 चरण में देख चुके हैं। कर्ज, सभी तरह के कर्ज महंगे हो गए हैं। इससे आप ओवरऑल जो क्रेडिट मार्केट है, यानी जो लोन लेने वाले लोग हैं, उस बाजार को कैसे देख रही हैं? इसकी सूरत कितनी बदलेगी? क्या होता है, मैं एक आपको जो बोलते हैं ना, दृष्टिकोण होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव कि हाँ पास्ट में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। तो इस समय लगता तो है कि हाँ 4% से 4.9% हो गया है, 4% से, पर हमारा रेपो रेट हिस्टोरिकल लो चल रहा था इस समय 4% पे। अगर आप देखेंगे पास्ट में, तो 2008 में हमारा रेपो रेट 9% था, अराउंड 9%। और अगर हम देखें, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, 2014 में, कुल 8 साल पहले 8.5% था, 8 और 8.5%। मेरा ये कहना नहीं है कि रेपो रेट बढ़ने से हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए या तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ तो होगी, पर ये एक साइकिल भी होते हैं कि हाँ एक बार इंटरेस्ट रेट काफी नीचे तक आ गया, 4% रेपो रेट हिस्टोरिकल लो रहा है, उसके नीचे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे उसका जाने का। पर ये इतनी इंटरनेशनली इतनी सारी चीजें हुई हैं, पैंडेमिक हुआ, उसके बाद यूक्रेन रशिया वार हुई, उसके मुकाबले में हमारे यहाँ हालत खराब नहीं है। तो ये 0.9% ऊपर जाना, 4.9% हो गया है, शायद एक एक तो डेफिनेटली एक बार और डेफिनेटली बढ़ेगा ही, हम लोगों को लगता है सभी को, और मेरे ख्याल से 2 बार भी बढ़ सकता है। पर ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन इंडिया में कंट्रोल में आ रहा है, ऑयल प्राइसेस भी अब थोड़ा सा सेटल हो गई हैं, $100 के नीचे आ गई हैं, $115 तक थी। तो ये जो एक ऑयल का रेट्स का फर्क होगा, इसका होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, ये लेकिन हमारी लोन उम्मीद है। टेकर्स के लिए आपको क्या लगता है, क्या ये बुरा वक्त है जो हम्म। लोग लोन लेने की तैयारी कर रहे थे उनके लिए? थोड़ा सा तो बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है, और थोड़ा सा और भी बढ़ेगा, तो हम्म। वो तो अच्छी खबर तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, जितने बड़े लोन हम लोग लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, सभी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं। इसमें हम सबको सलाह यही दे रहे हैं कि रेपो कनेक्टेड लोन लें। ओके। तो बैंक से अगर आप लेते हैं, एमसीएलआर लोन नहीं ले, रेपो कनेक्टेड लोन ले। उसमें जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट जाएगा, ये 1 2 2 साल के बाद ये साइकिल नीचे हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ऊपर जाता जाएगा, ये 2 साल का साइकिल हम लोग मान के चल रहे हैं। तो जब नीचे आएंगे वापस से इंटरेस्ट रेट, तो आपका इंटरेस्ट, आपका भी ब्याज की दर आपकी उस पर लोन पे कम हो जाएगी। पर ये ध्यान रखिए कि आप रेपो कनेक्टेड लें, तो ओके, सो ऑटोमेटिकली वो कम आर हो एल जाती एल है। आर रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट जो है, उस पर अगर आप हाँ। लेंगे तो रेणु जी कह रही हैं वो बेहतर रहेगा। लेकिन आपने अभी एमसीएलआर का जिक्र किया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। आरबीआई ने रेपो रेट 2 बार बढ़ाया है, लेकिन अब बार बार देख रहे हैं तमाम बैंक्स जो है अपने एमसीएलआर को 3 से 4 बार बढ़ा चुके हैं। एक बढ़त आती है, उसके 2 हफ्ते के अंदर एक और बढ़त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये एमसीएलआर रेट इतनी जल्दी जल्दी बैंक्स कैसे बढ़ा रहे हैं? सी, एमसीएलआर का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स बाजार में बढ़ते हैं, बैंक की मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसके बेसिस पे ये बढ़ाते जाते हैं। पर ये इतना नहीं बढ़ा है कि अगर आपका रेपो रेट 0.5% बढ़ा था तो एमसीएलआर भी 0.5% बढ़ा है हर बार, थोड़ा थोड़ा ही करके बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो सही, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एमसीएलआर में जब बढ़ जाता है तो काफी समय तक बढ़ा हुआ रह जाता है, और कई बार तो कई बैंक्स में आपको, अगर आप जाके उनको बार बार बोले नहीं तो वो कम नहीं करते हैं, तो वो एक समस्या हो जाती है। कम तो उसमें भी करना चाहिए, पर उसमें लैग टाइम काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि
अब जो है रेपो कनेक्टेड लोन्स जो हैं वो उसमें अगर आप लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पर एमसीएलआर में वो तकलीफ तो है ही, और बैंक्स बढ़ा भी रही हैं, उनकी कॉस्टिंग का भी इशू है। जब ब्याज दर पूरी दुनिया में बढ़ेगी तो फंड्स की कॉस्ट तो बढ़ ही जाती है। एक और परेशानी जो अभी हमारे पैसों को सता रही है वो है रुपए में कमजोरी। एक हम रिकॉर्ड गिरावट देख रहे हैं, 80 के आसपास, 80 को भी ब्रीच कर चुका है। ऐसे में जो लोग एजुकेशन लोन लेते हैं रेनू जी, उनके लिए तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। क्या इसे हेज करने का कोई तरीका है, कोई सोल्यूशन है जो आपको लगता है कि इसे अपनाया जाए तो आप ये इस इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे? आपको इसमें फिर से मैं दो चीजें कहूंगी। एक तो ये पर्सपेक्टिव, दूसरा ये प्लानिंग। क्योंकि ये जो डॉलर फ्लक्चुएशन होता है, ये तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉल गेम जिसको कहते हैं हम लोग। तो दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है, डॉलर ऊपर हो जाता है, बिकॉज इट्स अ करेंसी ऑफ एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। अगर इसमें मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मेरा बेटा गया था कॉलेज में, तो 2011 में मैंने पहला जो पेमेंट हमने किया था वो 45 या 46 रुपीज के रेट पे किया था, और तीसरा पेमेंट 72 रुपीज पे किया था। राइट। 2.5 साल के अंदर हम्म। 45-46 से 72 रुपए पहुंचा था। हम्म। तो आ, इसलिए भुक्तभोगी हैं हम, इसलिए मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। हमें क्यों तकलीफ तो सभी को होती है, महंगा हो जाता है, पर हमारा इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी जगह पर थे जिसमें डॉलर एप्रिशिएट होने पे वहां पे हमारा ज्यादा पैसा बन रहा था। ओके। तो हम आराम से इस मार्क को झेल पाए, जिसको मैं कह सकती हूँ। दूसरी चीज ये है, इसमें एक और प्रोडक्ट होता है, फॉरेन करेंसी हेजिंग कर सकते हैं, पर ये एक रिटेल कस्टमर्स के लिए बहुत महंगा हो जाता है। तो हम लोग हमेशा यही करते हैं जब प्लानिंग की बात करते हैं कि इसको जरा जो भी आपके लिए प्लानिंग कर रहा है और जब आप प्लान कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये डॉलर के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, दुनिया में कभी भी हो सकते हैं, कुछ भी एक्सीडेंट और जिसपे ना हमारा कंट्रोल है, और हमारा तो छोड़िए, इंडियन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं है, इंडियन इकोनॉमी का ही कंट्रोल नहीं है। तो ये प्लानिंग में एक, इट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लानिंग कि हम उसको कैसे हेज करेंगे। जो आज की तारीख में जिनके लिए वो समस्या है, वो तो समस्या है ही, उसको कैसे आप ध्यान करें। क्या हम लोग एक चीज कहते हैं कि टॉम डिक एंड हैरी कॉलेजेस में भेजने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च मत करिए। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोई अगर आईवी लीग कॉलेजेस में जा रहा है और एलएसई इतने नामी गिरामी फर्स्ट रंग कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो बात अलग है। पर थर्ड रंग कॉलेजेस और जिनका कोई अता पता नहीं है, उसके लिए इतने महंगे लोन्स अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेडी जी, आपने अभी पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, कैसे आपने पहले सेमेस्टर में जब आपने पैसे अदा किए तो डॉलर जो था 40 के आसपास, फिर उसके बाद 75, 77, 75। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि निवेश आपके ऐसे हों जो आपको इसको राइड करने में मदद करें। किस तरह के निवेश करने की आप सलाह देती हैं? अगर कोई आज प्लान कर रहा है कि आज से भविष्य में, फ्यूचर में मेरी बेटी या मेरा बेटा जाएगा बाहर, तो मैं कहाँ निवेश करूं? हाँ, तो उसमें हम कहते हैं कि एक तो आप फॉरेन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर पाए, जैसे नास्टेक है, S&P 500 है, इस तरह के यूएस की इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दे, तो जहां डॉलर एप्रिशिएट होता है तो उसमें फायदा हो जाएगा। पर अगर मार्केट ही नीचे होगा, जैसे इस समय तो नास्टेक भी नीचे है, तो वो चीजें तो होंगी। उसके लिए दूसरी प्लानिंग होती है कि जब आपका जाने का समय है, उसके आप थोड़ा समय पहले से आप देखना शुरू कर दें और अपना पैसा निकालें। पर ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें जब डॉलर ऊपर जाता है तो उन इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। तो जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें इस तरह से बनाएं कि जिसमें अगर आपको डॉलर में खर्चना है, तो उन इंडस्ट्रीज में या उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में डॉलर के ऊपर जाने पे आपको फायदा हो या बढ़त हो। तो ये सस्ता तरीका हो जाता है, बहुत बहुत काफी सस्ता तरीका है डॉलर एप्रिसिएशन मैनेज करने का। राइट। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का असर सिक्योर और अनसिक्योर लोन्स पर अलग अलग पड़ता है? क्योंकि एजुकेशन लोग एक
अनसिक्योर लोन है। और सिक्योर लोन क्या हुआ, मेरा होम लोन हुआ, वहाँ पर भी मैं ब्याज को देख रही हूँ बढ़ते हुए। और अनसिक्योर लोन में भी अगर मैं आपको बोलूँ कि एजुकेशन लोन को जब मैं 2 महीने पहले देख रही थी तब कुछ और थे, और अब जो है 2-2.5% की बढ़त तो सीधे सीधे आ गई है। तो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन का बिहेवियर अलग होता है क्या जब ब्याज बढ़ते हैं तो? सी, बढ़ते तो सभी में ज्यादा है, पर ये गैप बढ़ता जाता है। ओके। जब एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्रेडिट रिस्क अभी तो नहीं बढ़ा है, इन जनरल क्रेडिट रिस्क अभी ठीक है, पर वो इसलिए तो वो जो जो हम बोलते हैं उसका जो गैप होता है अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन का, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर दोनों ही तरह के लोन्स पे असर तो पड़ेगा ही। एजुकेशन लोन अनसिक्योर्ड, आई मीन होम लोन जितना सिक्योर्ड नहीं है, पर अधिकतर बैंक्स आपसे कुछ ना कुछ कोलेटरल मांगती हैं। हम्म। एक बेसिक लोन के ऊपर अगर आप ज्यादा लोन ले रहे हैं तो हर कोई कोलेटरल मांगता है, और या फिर आपकी सैलरी उस लेवल की होनी चाहिए। ओके। तो फाइन। वो भी पार्शियली इतना अनसिक्योर्ड नहीं है। अगर जो दूसरे लोन है ना, P2P लेंडिंग वगैरह, वो ज्यादा अनसिक्योर्ड में आ जाते हैं, और क्रेडिट कार्ड लोन है पूरी तरह से अनसिक्योर्ड। तो एक तरह से रेणु जी अब हमें मतलब इसकी आदत लगानी होगी कि ब्याज जो है वो बढ़ेगा ही। और आपने कहा कि ये साइकिल जो है 2 साल का आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल ये साइकिल रहेगा, तो रेपो रेट को आप कहाँ जाते हुए देख रही हैं, किन लेवल्स पर आप जाते हुए इन्हें देख रही हैं? और अब क्या हमें हमें तैयार रहना है कि अभी हम अगर लोन लेंगे तो ज़्यादा ब्याज देना है? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। ओके, तो मुझे तो इतना कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। और जो हमने तो काफी साइकिल्स देखे हुए हैं, और इससे कहीं बहुत 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 ज्यादा खराब साइकिल्स देखे हैं अगर मैं आपको कहूँ तो इस साइकिल में हम लोग काफी ऑप्टिमिस्ट हैं, क्योंकि बाकी सभी चीजें हमें काफी अच्छी दिख रही हैं। इंडियन मार्केट अच्छा है, इंडियन इंडस्ट्री भी ठीक ही चल रही है, इंडियन डिमांड भी ठीक है, और इंटरनेशनली भी अगर पेट्रोल प्राइसेस थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। 9% तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आमतौर पे ये गिनती नहीं कभी भी प्रेडिक्ट करती हूँ। आप पूछ रहे हैं तो शायद मे बी 5.5% ओके। से ऊपर तो मैं नहीं मानती। तो इस मैं समय आप मैक्सिमम लोगों को क्या 6%, उससे एडवाइस कर ऊपर रही हैं, जिन लोगों को लोन लेना या है उन्हें कुछ एडवाइस आपकी तरफ से रेणु जी, कोई वर्ड्स ऑफ विजडम उनके लिए? Exactly. First of all, don't overstretch yourself ओके। at any point in time in loan. हम्म। तो वो तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। पर इस समय फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट रेट ड्यूरेशन जो है आपका लंबा है, मतलब हाउसिंग लोन है, और जिसे आप 10-15 साल में चुकाएंगे। फ्लोटिंग रेट लीजिए, और रिपो कनेक्टेड लीजिए। शॉर्ट टर्म लोन अगर आपको फिक्स रेट पे कोई दे रहा है तो ले लीजिए, ओके। क्योंकि अभी थोड़े से बढ़ेंगे ही। ठीक है। ओके। सो रेणु कह रही हैं कि आप अभी अगर लोन लेना है फ्लोटिंग रेट पर लीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं कोई फिक्स्ड रेट पर दे रहा है तभी लीजिए, क्योंकि ये जो साइकिल है ना, रेणु जी ने इंडिकेशन दे दिया, इकोनॉमी से भी यही इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अभी हम और बढ़ोतरी आने वाले समय में देखने वाले हैं। Exactly. लोन आपका महंगा होने वाला है, और एफडी पर आपको ज़्यादा ब्याज मिल सकता है अगर लोन और महंगा होता है तो, अगर उसकी डिमांड रहती है। रेणु जी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है आपके सामने। जगदीश साहनी का सवाल है, ये कह रहे कि मेरे पास कोई ज़मीन या ऐसा कोई निवेश नहीं है जिसके एवज में मैं लोन ले सकूं बेटे की उच्च शिक्षा के लिए, क्या मुझे लोन मिल सकता है? मुझे लगता है जगदीश जी एजुकेशन लोन की ही बात कर रहे हैं, और कोई एसेट सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो क्या ये इन्हें लोन मिल सकता है रेणु जी? हाँ, दो चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, उसमें देख सकते हैं, जिसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। दूसरा यह है कि अगर उनकी सैलरी अच्छी है तो उनके सैलरी के बेसिस पे बैंक्स उन्हें लोन दे देगी। ओके। तो ऐसा कोई उन्हें डरने की बात नहीं कि मेरे पास कोई एसेट नहीं है, आप जाकर के आप कुछ स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स को देख सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बैंक्स तो स्कॉलरशिप भी देते हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो अब उन स्कॉलरशिप हाँ, की से भी आपको जगदीश exactly. मदद मिलेगी। अगला सवाल एग्जैक्टली। रोहित तिवारी का और लेकर आती हूँ। जी जी रेणु मैम, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? इसी में बहुत सारी संस्थाएं भी लोन देती हैं, ओके। जस्ट नॉट द जैसे बैंक्स। टाटा की हैं, और बहुत, जस्ट नॉट द बैंक्स, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दे गिव लोन्स टू केपेबल स्टूडेंट्स। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों से लोन मिल सकते हैं। रेणु जी थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।